वो समाजीकरण की प्रक्रिया में कहाँ तक क्या रोल प्ले करता है, या समाजीकरण की प्रक्रिया को हम किस हद तक सीखने के दायरे में रख सकते हैं, इस बात के लिए हम लोग आज चर्चा करेंगे कि व्हाट इज एजुकेशन एंड सोशियलाइजेशन, व्हाट इज द रिलेशनशिप। एक तरह से कह लीजिए, जब हम शिक्षा को समाजीकरण के साथ जोड़ करके देखते हैं, एजुकेशन को हम जब सोशलाइजेशन के साथ जोड़ करके देखते हैं, तो कैसा परिदृश्य हमारे समक्ष दिखता है। हम इसी में बात करेंगे कि समाजीकरण के उद्देश्य क्या हैं। हम दो तरह के और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो अभी कल चर्चा हो रही थी, आज भी कुछ लोगों ने किया, कि रिप्रेसिव और पार्टिसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या है। और फिर हम बात करेंगे कि समाजीकरण की समालोचना कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको क्रिटिसाइज किया है लोगों ने, किस हद तक, जो हम सीमा की आज आपसे आपसे बात कर रहे थे कि किस सीमा तक होनी चाहिए, तो कुछ समाजशास्त्रियों ने इसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश की है, कुछ समालोचनात्मक उस पर अध्ययन हम बातचीत करेंगे, आप लोगों से डिस्कशन करेंगे कि क्या वो हो सकता है। पहली बात तो यही, हमने पहले समाजीकरण की प्रक्रिया से शुरू से बात करी, टालकट पार्सन ने भी आपसे, हमने आपको उनकी व्यूज रखे कि बच्चा जो है वो हाड़ मांस का पुतला है, और उसमें किसी प्रकार के कोई, केवल बस उसके जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे जानवरों में होते हैं खाना खाने का, एक्सक्रीशन का, ये सारी चीजें, उसकी बाकी सारी गतिविधियां चलती हैं, उसके सारे इम्पल्सेस काम करते हैं। इट इज जस्ट लाइक अ बायोलॉजिकल फैक्टर, इट इज जस्ट लाइक अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। वो एक जीवधारी के तरीके कार्य करता है जब छोटा बच्चा होता है। अर्थात आप कह सकते हैं यह न तो सामाजिक है ना ही असामाजिक है, ना तो इसको आप सोशल कह सकते हैं ना इसको आप एंटी सोशल कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर अभी सेल्फ का डेवलपमेंट नहीं हुआ। उस सेल्फ का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले दो तीन चार प्रेजेंटेशंस में हमने देखा कि फ्राइड सेल्फ के डेवलपमेंट को कैसे बताते हैं, मीड कैसे सेल्फ के डेवलपमेंट को बताते हैं, कुली का क्या है कॉन्सेप्ट सेल्फ डेवलपमेंट का, और दुर्खेम किस प्रकार से सेल्फ के डेवलपमेंट के बारे में अपनी थियरीज देते हैं। तो शुरुआती दौर में जन्म लेने के पश्चात बालक ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है। उसके अंदर कुछ ऐसी जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, क्षमताएं होती हैं जिसको वो सीखता है। जैसे आप लर्निंग में भी कहते हैं, टीचिंग, जब आप एजुकेशन पढ़ते हैं तो वहां पे भी लर्निंग की बात करते हैं। तो वो ह्यूमन चाइल्ड जिसको आप बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं, उसके अंदर कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां हैं कि वह चीजों को सीखने की क्षमता रखता है, वह अपनी बातों को दूसरे से कहता है ना। जैसे छोटा बच्चा होगा, उसको भूख लगेगी तब भी रोएगा, उसकी यदि पैंट गीला हो गया तब भी रोएगा, यदि मान लीजिए उसने सुसु कर दी बिस्तर पे तब भी वो रोएगा, उसको भूख लगा रहेगा तब भी रोएगा, उसको माँ का दूध चाहिए तब भी रोएगा, कोई अगर उसको मान लीजिए चोट लग गई तब भी रोएगा। मतलब हर तरह का कम्युनिकेशन वो रोने के हिसाब से करता है। वो कम्युनिकेट, और माँ को पता चल जाएगा कि उसको किसी प्रकार का दर्द है इसलिए रो रहा है, उसको भूख लगी है इसलिए रो रहा है, या उसका बिस्तर गीला हो गया इसलिए रो रहा है, ये माँ को सबसे पहले पता चल जाता है। तो ये ह्यूमन चाइल्ड का एक इननेट कैपेसिटी है कि वो चीजों को सीखने की कोशिश करता है, वो अपनी बातों को दूसरे किसी तक पहुंचाने की, दूसरे किसी तक संप्रेषण प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। ये इसका जन्मजात प्रवृत्ति है। और सबसे पहली माँ जो होती है वो उसकी प्रथम गुरु होती है। माँ उसको बहुत सारी चीजें सिखाती हैं मूवमेंट के दौरान, बहुत सारी चीजें आप उसको पोटी जाने से लेकर के, मतलब जब तक वो अपना होश नहीं संभालता कह लीजिए, या जब तक उसके सेल्फ का डेवलपमेंट नहीं होता, तब तक उसकी सारे गतिविधियों की देख रेख सिखाने का काम प्रथम गुरु माँ का होता है। और माँ उसको बहुत सारी चीजें उस जीवधारी को सिखाती है, और बच्चा सीखता भी है क्योंकि उसका इननेट बिहेवियर है इस तरह का। धीरे धीरे जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है, वो चीजों को सीखना शुरू करता है, तो वह कुछ समूहों में डिफाइन होता है। उसके व्यवहार को आप कुछ समूहों में नियंत्रित कर सकते हैं, कुछ समूहों में उसको आप परिभाषित कर सकते हैं कि ये काम खाने से संबंधित, नहाने से संबंधित, ऐसे बहुत सारे, सीखने से संबंधित, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, खेल कूद से संबंधित, ऐसे बहुत सारे उसके सभी सीखी गई गतिविधियों को आप कैटेगराइज कर सकते हैं। शुरुआती दौर में माँ के बाद जो सबसे पहली गुरु अगर बात करी जाए तो माँ है। जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो पहली उसकी टीचर माँ ही है, मदर ही है। और उसके बाद फिर जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं वो धीरे धीरे उसके
सोशलाइजेशन में उसका पार्टिसिपेशन करते हैं। जैसे उसकी कम्युनिटी है, उसके अपने फ्रेंड्स हैं, पीयर ग्रुप है, विद्यालय जाता है तो वहां पे विभिन्न लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, टीचर्स के साथ, गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के साथ, मित्रों के साथ, अपनी क्लास से, सीनियर से, जूनियर से बहुत सारी चीजें वो सीखता है। और धीरे धीरे उसके अंदर एक उत्तरदायित्व की भावना आती है। टीचर भी उसको कुछ काम देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग डिपार्टमेंट आएंगे तो हम आप लोगों से कुछ काम कराने के लिए सोचे हैं, वो आपके स्किल के डेवलपमेंट के लिए है ना। वो भी आपकी एक एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। तो वो चीजें वो सीखता है, तो वो एजुकेशन उसको मिलती है। धीरे धीरे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो काम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएगी, आपको उत्तरदायित्व तो कैसे लिया जाना चाहिए ये चीज सिखाती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि काम शुरू करते हैं, बीच में छोड़ करके भाग जाएंगे, काम पूरा नहीं करेंगे। तो आप यदि काम को शुरुआत कर रहे हैं तो उत्तरदायित्व के साथ उसको पूर्ण भी कीजिए, और धीरे धीरे व्यक्ति जो होता है वो समाज का एक सदस्य के रूप में हमको दिखाई देता है। तो ये जो लर्निंग की प्रक्रिया है, ये जो सीखने की प्रक्रिया है, चाहे वो माँ से सीख रहा हो बालक, चाहे अपनी कम्युनिटी से सीख रहा हो, चाहे अपने दोस्तों से सीख रहा हो, चाहे विद्यालय में शिक्षक से सीख रहा हो, गैर शैक्षणिक कर्मचारियों से सीख रहा हो, अपने सीनियर से सीख रहा हो, जूनियर से सीख रहा हो, जो कुछ भी चीजें वो सीखता है, इस अधिगम की प्रक्रिया में जो कुछ भी वो सीखता है, जिन चीजों को वो आत्मसात करता है, उसमें उसकी अपनी कुछ वैल्यूज, कुछ नाम्स बनते हैं। ये सब तमाम तरह का विद्यालय से भी बहुत सारे वैल्यूज सीखते हैं। इवन एक टीचर से भी आप बहुत सारी वैल्यूज सीखते हैं, उनके भी नाम्स को सीखते हैं और उसको आप इंटरलाइज करते हैं। और ये जो शिक्षण करने की जो प्रक्रिया है, ये सोसाइटी में आपको, इसी प्रक्रिया को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। जब आप धीरे धीरे अपने मूल्यों को समझते हैं, अपने मानकों को समझते हैं, अपनी परंपराओं को, अपने रिचुअल्स को आप फॉलो करते हैं, उसी के हिसाब से काम करते हैं, तो ये प्रक्रिया एक समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। अर्थात ये जो सीखने की प्रक्रिया, इसलिए हम इसको एजुकेशन कह रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सिमिलरली सोशलाइजेशन इज आल्सो अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये आपकी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे शिक्षा है, उसी तरह से समाजीकरण भी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। Therefore, develop individuals behavior and personality। इसी समाजीकरण की प्रक्रिया के कारण ही आपका व्यक्तित्व निखरता है, जिसे आप कहते हैं। जो आपकी पर्सनालिटी है, जो परसोना है आपका, और आप जानते हैं कि मनोशारीरिक संगठन है, आपकी मानसिक रूप से कैसे आप सोचते हैं और बाहर प्रत्यक्ष रूप से कैसे दिखते हैं, पर्सनालिटी में सब कुछ है। तो वो आपका सोशलाइजेशन की प्रक्रिया ही आपको, आपकी पर्सनालिटी के लिए, आपके व्यवहार के लिए उत्तरदायी होती है। Therefore, आप कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन इज बेसिकली द लर्निंग ऑफ सोशली डिजायर्ड वैल्यूज, नॉर्म्स एंड रूल्स। जब हम समाजीकरण की बात करते हैं तो समाजीकरण, हम समाज हमसे क्या वांछित करता है, सोसाइटी हमारे लिए क्या समझता है कि हमारे अंदर कौन से मूल्य होने चाहिए, हमारे अंदर कौन से मानक होने चाहिए, हमारे अंदर कौन सी भूमिकाएं होनी चाहिए, किन भूमिकाओं का हम कैसे निर्वहन करेंगे, इन सारी चीजों को सीखना ही समाजीकरण कहलाती है। अगर हम एक ब्रॉडर रेस्पेक्ट में बात करें तो therefore lifelong process to learn the principles, values and symbols of the social system। हम अपने सामाजिक व्यवस्था की जो हमारे संकेत हैं, हमारे जो मूल्य हैं, हमारे जो सिद्धांत हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो आदर्श हैं, उन सारी चीजों को सीखना, ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये कभी रुकता नहीं है। जब तक हमारी ये शरीर है तब तक चीजें हमको सीखनी है। ये बात आप समाजीकरण में कह सकते हैं। फिर आप ये भी जानते हैं कि एजुकेशन एंड सोशल प्रोसेस, जो तमाम जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, उसमें एजुकेशन को भी एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। और आप कहते भी हैं स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। जो हमारा विद्यालय है, वो विद्यालय हमारे समाज का एक लघु रूप है। जैसे समाज में तमाम तरह के लोग, विभिन्न डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ, उसी तरह से हमारे विद्यालय में भी डाइवर्सिटी है। तो वहां भी विभेदता है, विभिन्न जाति के, धर्म के, लिंग के, प्रांत के, भाषा के, रंग रूप के लोग वहां पे आते हैं, वर्ग के लोग आते हैं। तो हम उसको सोशल प्रोसेस के रूप में एजुकेशन को लेते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे समाज, सामाजिक प्रक्रिया चलती है समाज के विभिन्न घटकों में, वैसे ही शिक्षा भी समाज का ही एक अंग है। इसलिए एजुकेशन भी एक सामाजिक प्रक्रिया है जो आपको प्रिपेयर करती है कि कैसे आप
डिग्निफाइड और मीनिंगफुल जीवन जिएंगे। आपकी जिंदगी का आधार क्या होगा, क्या मायने हैं आपकी जिंदगी के, आपका क्या डिग्निटी, की आपकी क्या हासियत, आपकी क्या हैसियत है, किस डिग्निटी के साथ, किस अर्थ के साथ आप अपनी जीवन जी रहे हैं, ये चीज आपको एजुकेशन सिखाती है। इसीलिए आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखिए तो जहां जीवन जीने का अधिकार है आर्टिकल 21 में, जो हमारा अनुच्छेद। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। जी सर, यस आपकी सर। आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है आवाज। ठीक ठीक ठीक, नेटवर्क की प्रॉब्लम है भाई थोड़ी। तो हम आपसे बात कर रहे थे कि जो हम जीवन जीने के अधिकार की बात करते हैं, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जो शिक्षा का अधिकार रखा गया वो जीवन जीने के अधिकार में रखा गया। आर्टिकल 21 हमें जीवन जीने का अधिकार देता है, और जीवन जीने का अधिकार एक जानवर को भी है। उसको भी आप घर में बांध करके, कमरे में बंद करके, सिक्कड़ से खूंटे से बांध दीजिए गाय भैंस को, वो पड़े रहेंगे, जीवन जीते रहेंगे। लेकिन क्या मानो इस तरह से जीवन जिएगा? ये बहुत बड़ा चिन्ह था। तब आपने उसको आर्टिकल 21A, जिसको आप जीवन जीने के अधिकार के साथ शिक्षा के अधिकार को आपने जोड़ा है। आपको जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, किसी की गुलामी करके नहीं, समाज में अपने मानव मूल्यों को ह्रास करके नहीं। आपको जीवन जीने का अधिकार है पूरी फुल डिग्निटी के साथ। तो आपके जीवन जीने का अर्थ क्या है, कैसे आप जीवन जी रहे हैं, ये चीज आपको, इंडिविजुअल को, जो व्यक्ति है समाज में, वो शिक्षा ही उसको सिखाती है। इसलिए शिक्षा को शिक्षा का अधिकार के रूप में आपने 21A जोड़ा, उसमें जीवन जीने के अधिकार में आपने उसको सम्मिलित किया है, ताकि व्यक्ति पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ समाज में जिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी लिंग का, किसी भी भाषा का, किसी भी प्रांत का, गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार हमारे इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द शेपिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। एक तरफ क्या है कि वो समाज के सदस्यों को डिग्निफाइड लाइफ जीवन जीने का अधिकार देती है। दूसरी तरफ एजुकेशन सोसाइटी के स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन ले आने की कोशिश करती है। यदि कहीं कोई चीज बुरी है, जैसे कुछ लोगों ने भी आप आज एग्जाम्पल दिया, सती प्रथा, दहेज प्रथा और सारी विभिन्न चीजों की, तो उसको शेप करने का भी काम करती है, समय समय पर परिवर्तन लाने का काम करेगी। और बहुत बड़ा मेजर टूल, मैंने कहा कि सोशल चेंज जब आप पढ़ रहे थे तो आपको पता है कि एक बहुत बड़ा उपकरण के रूप में आपके पास एजुकेशन है। आप यदि एजुकेशन से चाहें तो पूरी कायनात को बदल सकते हैं। वो टूल की तरीके है आपके हाथ में।
तो वो आपको सोसाइटी के स्ट्रक्चर को शेप करने में, जैसी आप चाहते हैं वैसे सोसाइटी आप बना सकते हैं। शेपिंग का मतलब, आप लोग स्किनर में शेपिंग का मतलब पढ़े होंगे, जैसा चाहे वैसे। कबूतर को उन्होंने आर्ट की शेप में चलना सिखा दिया, ये इन्फोर्समेंट है। तो ये आपको शेपिंग आपको बताती है कि कैसे सोसाइटी को आप शेप दे सकते हैं, जैसा चाहे वैसा। जैसे एक कुम्हार होता है, थप थाप मार मार करके और घड़ा बना देता है, एक मूर्तिकार होता है तराश तराश करके एक अच्छी मूर्ति बना देता है। वैसे ही एजुकेशन सोसाइटी को तराश के, थपकी मार के, उसके स्ट्रक्चर में, उसके रोल में चेंजिंग ला सकता है। देयरफॉर सोसाइटी, और एक तरफ तो एजुकेशन ये काम कर रहा है, दूसरी बात क्या है कि सोसाइटी उल्टे व्यक्ति के अंदर, एक तो वो सोसाइटी को बदलने, शेपिंग का काम कर रहा है एजुकेशन, बदले में सोसाइटी क्या काम करता है, वो व्यक्ति को सोसाइटी में एजुकेशन के लिए नॉलेज, स्किल, वैल्यूज, बिहेवियरल पैटर्न्स, ये सारी चीजें वो एजुकेशन के थ्रू जनरेट करती है सोसाइटी। हमारे अंदर कौन से कौशल होने चाहिए, शिक्षा के माध्यम से आप सीखेंगे। कौन सा ज्ञान हमको प्राप्त होना चाहिए, एजुकेशन ही आपको बताएगा। हमारे कौन कौन से वैल्यूज हैं, जब तक आप एजुकेशन नहीं मिलेगा आपको ब्रॉडर सेंस में, चाहे फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, वो सारे बिहेवियरल पैटर्न्स भी आपको एजुकेशन के थ्रू ही इंपार्ट होते हैं। इसलिए आप कह रहे हैं कि एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। और इस तरह से व्यक्ति का जो सेल्फ है, उसका जो आत्म है, जो स्व है, वो धीरे 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 निरंतरता के साथ प्रिजर्व होना शुरू होता है, संरक्षित होना शुरू हो जाता है। आपका स्व आपके अपने सामाजिक वातावरण में, आपके अपने सामाजिक परिदृश्य में, आपकी अपनी सामाजिक व्यवस्था में आपका स्व, आपका आत्म उस हिसाब से प्रिजर्व होता है, उस हिसाब से संरक्षित होना शुरू होता है, और निरंतर उसी हिसाब उन चीजों को आप अपनाते रहते हैं। इसलिए आपने कहा कि एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। क्योंकि ये सारी चीजें आप समाजीकरण के माध्यम से सीख रहे हैं, चाहे वो स्किल के डेवलपमेंट की बात हो, वैल्यूज हो, बिहेवियरल पैटर्न्स हो, आइडियल्स हो, रिचुअल्स हो, ट्रेडिशंस हो, जो कुछ भी कह लिए, या इवन सोसाइटी को शेप करने का काम है, ये सब कुछ एजुकेशन कर रही है। इसलिए एजुकेशन को आप समाजीकरण की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं। और जो चेंजेज हैं, जो परिवर्तन है, जिसमें हम सोशल चेंजेस की बात करते हैं, चेंजेज इन सोसाइटी मोल्ड द एजुकेशन सिस्टम इटसेल्फ एंड टू अडॉप्ट कॉन्स्टेंटली। समाज समाज क्या करता है, समाज बदलता है सामाजिक व्यवस्था को। यदि समाज के लोगों को ऐसा पता चला कि सामाजिक व्यवस्था हमारी इस तरह से, शैक्षिक व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, प्राइवेट कॉलेजेस में बीएड की डिग्रियां रेवड़ी के तरीके बांटी जा रही हैं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही, कोई टीचिंग नहीं हो, कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है, समाज इस पे लगाम लगाने की कोशिश करेगा, एजुकेशन सिस्टम को बदलने की कोशिश करेगा, और धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम अपने आप को समाज के साथ एडॉप्ट करेगा। रूल्स रेगुलेशंस तमाम आप लगाएंगे, उसके हिसाब से आपकी सामाजिक व्यवस्था शैक्षिक व्यवस्था के साथ साथ बदलेगी, परिवर्तित होगी। तो इसलिए आप कहते हैं कि एजुकेशन एंड सोशल प्रोसेस, आप जैसे समाज में और सारी सामाजिक प्रक्रियाएं चलती हैं, वैसे सी शिक्षा की भी एक सामाजिक प्रक्रिया हमारे सोसाइटी में निरंतर चलती रहती है। फिर हम एजुकेशन और सोशलाइजेशन को कैसे, अगर दोनों को अगर हम देखें तो कैसे देख सकते हैं। एक बात तो ये है कि एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस। अभी जैसे हमने आपको तमाम बातें करी, आपकी डिग्निटी के लिए बात करी, आपके मीनिंगफुल लाइफ की बात करी, आपके वैल्यूज की बात करी, आइडियल्स की बात करी, ट्रेडिशंस की बात करी, बिहेवियरल पैटर्न्स की बात करी, सोसाइटी को शेप करने की बात करी। इन सब चीजों में आप कह सकते हैं कि एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस, या सामाजिक प्रक्रिया है। जैसे समाज के अन्य धड़ों में, अन्य घटकों में प्रक्रियाएं चलती हैं, उसी तरह से शिक्षा में भी सामाजिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, क्योंकि शिक्षा या स्कूल इट इज अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, हमारे समाज का एक लघु रूप है। और फिर एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। एक तरफ शिक्षा क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा में ही सामाजिक प्रक्रिया घटित हो रही है, और दूसरी तरफ एजुकेशन समाजीकरण की भी प्रक्रिया है। दोनों, अगर वर्सेस की बात करेंगे आप, तो शिक्षा अपने आप में स्वयं में एक सामाजिक प्रक्रिया है, और शिक्षा ही सामाजीकरण की प्रक्रिया को इन्हांस करती है। शिक्षा के माध्यम से ही सामाजिक प्रक्रिया चलती है। जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, जो जीवधारी है, उसका सोशल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होना, इट इज द काज ड्यू टू एजुकेशन।
वह एजुकेशन ही कारण है, वह एजुकेशन ही ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से आप उसका समाजीकरण कर रहे हैं। तो एजुकेशन और सोशलाइजेशन को आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, और शिक्षा एक समाजीकरण की भी प्रक्रिया है। अब उसको आप सिखाने के ऊपर, लर्निंग के ऊपर जब आप ध्यान देते हैं, ऐसे एजुकेशन सोशल प्रोसेस, एजुकेशन अकर्स इन सोसाइटी एंड देयरफॉर इन्फ्लुएंस बाय द सोसाइटी। जब हमने आपको कारक बताए थे कि कैसे शिक्षा समाज को प्रभावित करती है और समाज कैसे शिक्षा को प्रभावित करती है, दोनों वाइसी वर्सा हैं। ये नहीं कह सकते कि केवल शिक्षा की वजह से समाज बदल रहा है या समाज के बदलने की वजह से शिक्षा बदल रहा है, दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब शिक्षा समाज में परिवर्तन ले आएगी और समाज में ही घटित हो रही है, क्योंकि आप उसको सोशल प्रोसेस कह रहे हैं, इसी समाज में घटित हो रही है शिक्षा की जो प्रक्रिया है, इसलिए वो समाज को प्रभावित करेगी। जाहिर सी बात है, अगर वहीं घटित हुई तो वहीं प्रभावित होगी। द सोशल मिलू इट सेल्फ एजुकेट्स, जो सामाजिक हमारे मानदंड हैं, इन सारी चीजों को खुद वो सिखाती है, खुद एजुकेट होना सिखाती है वो। एंड स्कूल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस दैट एजुकेट। जैसे हमने आपको पहले बताया संस्था और समिति में क्या अंतर है, एसोसिएशन की जब हमने बात करी आपसे, जब हमने इंस्टीट्यूशंस की बात करी, हमने कहा शिक्षा एक इंस्टीट्यूशन है, स्कूल एक एसोसिएशन है। तो स्कूल ही वह ऐसा जगह है जो आपको सामाजिक संस्थाओं के बारे में बताता है। सामाजिक संस्थाएं कौन सी, पॉलिटी कैसे काम करेगी, इकोनॉमी कैसे काम करेगी, हमारी यातायात की व्यवस्थाएं कैसे काम करेंगे, एग्रीकल्चर कैसे काम करेगा, एजुकेशन कैसे काम करेगा, हेल्थ कैसे काम करेगा, ये सारी चीजें आपको विद्यालय से ही, क्योंकि वहां पे चूंकि मिनिएचर ऑफ सोसाइटी है, वहीं से देखिए जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं आप विद्यालयों को पहले ही उसमें इनकारपोरेट करते हैं। शिक्षक पहले इनकारपोरेट होंगे, विद्यालय पहले इनकारपोरेट होंगे, किसी भी सामाजिक इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें, एंड इट्स रोल इन्फ्लुएंस बाय दैट ऑफ अदर्स। इसलिए जो शिक्षा का या समाज का या एक लीजिए आप विद्यालय की जो भूमिकाएं हैं वो बहुत सारी चीजों से प्रभावित होती हैं। एक तो हम क्रिटिसाइज भी करते हैं कि शिक्षकों को पोलियो ड्रॉप में, मतदान में, मतगणना में सारी जगहों पे लगाते हैं। कहीं ना कहीं उसके पीछे आप ये कह सकते हैं कि सारे एस्पेक्ट्स, व्यक्ति के विभिन्न जो पक्ष हैं वो शिक्षा से प्रभावित होते हैं। कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जिसको आप, अगर आप कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन तीनों की बात करें, तो ऐसा कोई भी पक्ष नहीं है जो पक्ष शिक्षा से प्रभावित हुए बिना रह सके। आपका हर एक पक्ष शिक्षा से प्रभावित होगा। इसलिए शिक्षा के कुछ सामाजिक भूमिकाएं भी होती हैं। शिक्षा अपनी कुछ सामाजिक भूमिकाएं भी बनाती हैं और फिर सोसाइटी को उसी हिसाब से बदलने की कोशिश करती है। जब हम सामाजिक भूमिका की बात करेंगे, सामाजिक भूमिका क्या, समाज में केवल ऐसा नहीं कि केवल लीडर्स की ही भूमिका है, केवल जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वही समाज को चलाने का काम करेंगे या समाज सुधारक ही चलाने का काम करेंगे। शिक्षा की भी अपनी सामाजिक भूमिकाएं हैं। केवल एजुकेशन लोगों को, विद्यार्थी को बना देना नहीं। इसलिए आप जब हायर एजुकेशन में आते हैं तो तीन चीजें इसमें सम्मिलित करते हैं। एक बात कहते हैं टीचिंग लर्निंग, जो क्लासरूम फेस टू फेस वर्चुअल मोड में आप टीचिंग लर्निंग करते हैं। दूसरा एस्पेक्ट आप कहते हैं रिसर्च, आपको शोध भी करना है विश्वविद्यालयों में। और फिर तीसरी बात भी कहते हैं जिसमें आप कहते हैं आउटरीच एक्टिविटीज, जो आपके रिसर्चेज हैं, जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस आप विद्यालय में चला रहे हैं, उसको आप अपने एडजेसेंट एरियाज तक ले जाइए, आउटरीच एक्टिविटीज करिए। ये तीन मुख्य उद्देश्यों को लेकर के हायर एजुकेशन इंडियन सिनेरियो में काम कर रहा है आज की डेट में। इसलिए टू से दैट एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, जब हम कहते हैं कि शिक्षा एक सामाजिकरण की प्रक्रिया है, तो क्या क्या चीजें हैं इसमें। एक बात है कि एजुकेशन टेक्स प्लेस थ्रू सोशल इंटरेक्शन, बिना सामाजिक अंतर क्रिया के शिक्षा हो ही नहीं सकता। हम खासतौर से जब हम डायरेक्ट एजुकेशन की बात करते हैं, याद कीजिए मैंने आपको इसके कई फॉर्म्स बताए थे, तो मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एजुकेशन की बात करी थी। तो ये सोशल इंटरेक्शन, ये सामाजिक अंतर क्रिया है, और बिना सामाजिक अंतर क्रिया के नहीं हो सकता शिक्षा, शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। अब इसके अलग मोड्स हैं, सोशल मीडिया है, डिस्कशन फोरम्स हैं, व्हाट्सएप है, चैट है, फेसबुक है, ट्विटर है, बहुत सारी चीजें आप इसमें सोशल इंटरेक्शन के, सोशल मीडिया को भी आप कर शामिल करते हैं, बहुत ब्रॉडर रिस्पेक्ट इसका हो जाता है। फिर कैसे इंप्लाई करता है, इट इज मच मोर देन मियर इंस्ट्रक्शन, निर्देश देने से बहुत ज्यादा है।
आप निर्देशन इंस्ट्रक्शन में और एजुकेशन में अंतर अगर समझ पा रहे हो, निर्देशन आपको टीवी से, पत्र पत्रिकाओं से, समाचार माध्यम से, रेडियो पे भी आपको मिल सकता है। लेकिन शिक्षा मात्र केवल निर्देशन नहीं है, केवल इंस्ट्रक्शन नहीं है, अनुदेशन नहीं है, अनुदेशन से कहीं ज्यादा है। जब आप उसकी आउटरीच एक्टिविटीज की बात करते हैं, केवल क्लासरूम में आपको कंटेंट का नॉलेज दे देना यहीं तक शिक्षा सीमित नहीं है। शिक्षा के अपार संभावनाएं हैं, और इसीलिए आप कहते हैं कि वो अनुदेशन से कहीं ज्यादा बृहद रूप में उसको आप लेते हैं। दूसरी बात अगर आप कहें इसी में, तो पीपुल रिसीव ए सर्टेन डिग्री ऑफ एजुकेशन इवन इफ दे नेवर आइदर ए स्कूल। बहुत सारी चीजें आप बहुत सारी डिग्री भी आप प्राप्त करते हैं एजुकेशन के माध्यम से। डिग्री लेना एक बात है, लेकिन वास्तव में हम शिक्षित, जैसे हमने आपसे लिटरेसी और शिक्षित होने की बात कही थी, तो वो आप अंतर अच्छे से समझते हैं उसके बारे में। एंड फॉर्मल एजुकेशन इज सोशलाइजेशन विथ ए डेलिबरेट पर्पस एंड इट्स डिजायर्ड डायरेक्शन। जब हम किसी निश्चित दिशा में निश्चित उद्देश्यों को लेकर के शिक्षा की बात करते हैं कि हमें इंजीनियर बनाने हैं, हमें डॉक्टर बनाने हैं, हमें टीचर बनाने हैं, हमें व्यवसायी बनाने हैं, जब इस तरह की बातें आप लेकर के शिक्षा में ले आते हैं, तब आप उसको फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं कि हमको डिलिबरेटली हमें इंजीनियर बनाने हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ही होगा वो, हमको डॉक्टर बनाते हैं तो मेडिकल कॉलेजेस में ही वो चीज संभव हो सकती है, और यदि हम टीचर बनाने की बात करते हैं तो टीचर एजुकेशन वाले संस्थानों में वो चीज संभव हो सकती है। तो इस तरह से आप उसको सोशलाइजेशन की प्रोसेस फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल वे में आप समझ सकते हैं कैसे है। इस आधार पे आप कुछ समाजीकरण के कुछ उद्देश्य निर्धारित कर सकते हैं कि क्या क्या उद्देश्य, समाजीकरण के उद्देश्य क्या क्या हैं। एक बात आप कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन टीचेज द लेसन ऑफ डिसिप्लिन। आप समाज में कैसे अनुशासित रहेंगे, ये चीज आपको समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति के आचरण समाज के अनुशासित होता है। आप कैसा व्यवहार करेंगे, कैसा आचरण करेंगे, ये डिसिप्लिन आपको सिखाती है। समाजीकरण के अभिकरण व्यक्तियों को यही सिखाते हैं कि उन्हें कौन सा आचरण करना है, कौन सा आचरण करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। समाजीकरण के द्वारा आप जीवन में अनुशासन की महत्ता को सीखते हैं कि हम कैसे अनुशासित रहेंगे, कैसे हम डिसिप्लिन में रहेंगे, हम कैसे डिसिप्लिन नहीं क्रिएट करेंगे। तो व्यक्तित्व का और डिसिप्लिन, जो लोग बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं, बहुत लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, चाहे टीचर हो, चाहे आपके घर के माँ बाप हो। जो डिसिप्लिन में रहेगा उसकी बहुत पूछ होगी, जो सामाजिक नियमों को मानेगा समाज में उसकी पूछ होगी। तो सोशलाइजेशन आपका एक उद्देश्य, इसका उद्देश्य ही है कि आपको अनुशासित रहना सिखाता है। दूसरी बात, सोशलाइजेशन इज सोर्स ऑफ मोटिवेशन। समाजीकरण के द्वारा व्यक्तियों में केवल अनुशासन ही नहीं आता, बल्कि समाजीकरण व्यक्तियों को अनुशासित ढंग से कुछ करने के लिए भी प्रेरित करती है कि समाज के नियमों में, समाज के दायरे में रख करके आप कौन कौन से कार्य करेंगे, इस चीज के लिए आपको प्रेरित करती है। और किसी व्यक्ति को जीवन में क्या बनना चाहिए, क्या हासिल करना चाहिए, कैसे दूसरे किसी के साथ व्यवहार करना चाहिए, इन सब का ज्ञान आपको समाजीकरण के द्वारा ही मिलेगा, और उसी से आप मोटिवेट होंगे। अगर समाजीकरण आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो शिक्षक से आप मोटिवेट होंगे, पॉलिटिकल लीडर्स बनना चाहते हैं तो पॉलिटिकल लीडर से मोटिवेट होंगे, और उसी हिसाब से आपका सोशलाइजेशन होगा। जैसे जो बनना चाहते हैं, जो चीज आपका उद्देश्य है, जो उसी हिसाब से आपको मोटिवेशन भी उस फील्ड से मिलेगा। कोई व्यक्ति यदि मान लीजिए कवि बनना चाहता है लिटरेचर के लिए, हो सकता है कोई सर्जन बनना चाहता हो सकता है कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता हो। अभी देखिए जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को मिला, तो सब जितने लोग देखिए अब कितनी इसमें बाढ़ आती है, बहुत सारे लोग उनको आइडियल बना कर करना शुरू करेंगे। कोई वैज्ञानिक बनना चाहेगा, कल्पना चावला का नाम लेकर के बहुत सारी महिलाएं मोटिवेट हुई कि हमको इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है, हमको स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करनी है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां से आपको मोटिवेशन मिलता है, आप मोटिवेट होते हैं व्यक्तियों से। एक उद्देश्य आप कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन हमको सामाजिक भूमिकाओं को निर्वहन कैसे करना है ये चीज सिखाता है। इसका पाठ पढ़ाता है कि हमको अपने सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन, भूमिका का कैसे निर्वहन करेंगे, किसी व्यक्ति को किस परिस्थिति में कैसा आचरण करना चाहिए, है ना। जो भी सामाजिक परिस्थिति हमारी है, उस सामाजिक परिस्थिति हमको कैसा आचरण करना चाहिए, इसके ज्ञान के लिए भी समाजीकरण जरूरी है। और हर समाज ये चाहता भी है कि उसके जो मेंबर हैं, उसके जो सदस्य हैं,
वो समाज के द्वारा जो स्वीकृत मूल्य हैं उसी के हिसाब से काम करें, वो उन्हीं मूल्यों पे चलें, उन्हीं मानदंडों को अपनाएं, उसी को ध्यान में रख करके अपना व्यवहार करें। ये हर समाज चाहता है, चाहे बंद समाज हो चाहे खुला समाज हो, कोई सा भी समाज होगा, क्योंकि समाज का कल्याण भी उसी में है। यदि सब लोग उसका विरोध करना शुरू कर देंगे तो समाज नहीं चल पाएगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप जीवन से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक सामाजिक व्यवहार के अनुरूप चलने की कोशिश करते हैं। ये चीज आपको समाजीकरण के माध्यम से ही आपको सीखने को मिलता है। आवाज आ रही है? हेलो? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, हाँ, नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन प्रोवाइड सोशल स्किल्स, आपको सामाजिक कौशल भी प्रदान करता है, केवल आपको अभिप्रेरित नहीं करता। आप विभिन्न प्रकार के कामकाज कैसे करेंगे, उसके लिए कौन कौन सी स्किल आपकी, आपको टीचर अगर बनना है तो इसी समाजीकरण की प्रक्रिया में ही आपको माइक्रो टीचिंग, प्रैक्टिस टीचिंग, सिम्युलेटेड टीचिंग करनी है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग कैसे करनी है, प्रश्न कैसे पूछना है, ये सारी चीजें आपको स्किल्स इसी सोशलाइजेशन के द्वारा ही आपको मिलेगा, चाहे वो एंटीसिपेटरी हो, चाहे जिस जिस तरह की भी बात आप कर लीजिए। तो वो कुशलता आपको यही देता है, समाजीकरण के माध्यम से आपको कुशलता प्राप्त होती है। और समाज में आपको डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई देता है, कोई कोई काम करता है, कोई कोई काम करता है, और जितना हमारा जटिल समाज होता चला जा रहा है वैसे हमारे हर काम में विशिष्टता आती चली जा रही है। हर काम में हम परफेक्शन चाहते हैं। जूते भी अगर हमको खरीदना हो तो कोई, आप सबसे अच्छा जूता निकालेंगे, जो स्किल्ड व्यक्ति उस जूते को बनाया होगा उसको आप खरीदेंगे। कपड़े में आप देखते हैं कि कितने स्किल्ड तरीके से उसकी सिलाई की गई है, कहीं छूटा तो नहीं है, कहीं खरोंच तो नहीं है, ये सारी चीजें आप देखते हैं, वो आपको सोशलाइजेशन के माध्यम से पता चलेगा। वही आप उसी का आप सीखेंगे। सोशलाइजेशन का जे सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, जब एक नियम बनाए जाएंगे, अभी तमाम बातें हो रही हैं सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल की, तो आपके जब एक नियम कायदे कानून होंगे तो उस हिसाब से सबके व्यवहारों में सिमिलैरिटी होगी। एक कानून, जैसे एक कहते हैं एक नागरिक एक कानून, तो उस स्थिति में क्या होगा, सभी को एक कानून से गवर्न होंगे। तो ये सिमिलैरिटी आपके व्यवहार में समरूपता लाने की कोशिश करता है, और इसका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि समान परिस्थिति में तमाम लोग समान प्रकार का व्यवहार करें। शादी विवाह सभी के होते हैं, तो शादी विवाह में भी समान प्रकार की, तब एक समाज है तो एक तरह की बातें वहां पर लागू हों। अलग अलग समाज में अलग अलग लोगों के अलग तरह की नहीं, है ना? तो कोई भी समाज अपने सदस्यों को मनमाने ढंग से व्यवहार करने की इजाजत नहीं देता। वो चाहता है कि आप एक निश्चित नियमबद्ध तरीके से ही व्यवहार करें, और उस सिमिलरिटी को लाने के लिए, उस अनुरूपता को लाने के लिए समाजीकरण जरूरी है। बहुत से जनजातियों में विवाह प्रथा, आधुनिक समाज के लोगों में अगर तुलना करेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हिंदू में है कि एक पत्नी एक पति का कॉन्सेप्ट है, वहीं पे अगर आप मुस्लिम लॉ में देखिए तो वहां पर एक से अधिक विवाह, बहुविवाह की प्रणालियां हैं, है ना? वहां भी आप तो ईसाई लोगों के लिए विवाह प्रथा सिखों की विवाह प्रथा से अलग प्रकार की है। तो जब एक वो आपको सिमिलरिटी लाने की कोशिश करता है, हालांकि इसका कुछ लोग विरोध भी करेंगे, है ना, उसके आगे क्रिटिसिज्म हम आपसे बात करेंगे। अभी तो हम एम्स की बात कर रहे हैं कि समाजीकरण के उद्देश्य हैं क्या, किन चीजों को लेकर के हम चलते हैं। तो ये कुछ ऐसे मेजर आप एम्स बता सकते हैं जो समाजीकरण की प्रक्रिया में आप रख सकते हैं। इस आधार पे हम समाजीकरण कितनी तरह से हो सकता है, विधियां कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, एक तो थियरीज आपने पढ़ी तमाम, कौन कौन से मोड्स हो सकते हैं, तो दो तरह के मोड्स हमें समझ में आते हैं। एक है रिप्रेसिव सोशलाइजेशन, जिसको आप दमनकारी समाजीकरण कह सकते हैं, रिप्रेस करना, जबरदस्ती, है ना, दमन, उसके व्यवहार को, उसकी स्वच्छंदता को छीन लीजिए और अपनी चलाइए, ऑटोक्रेसी जहां पे है। तो एक है रिप्रेसिव सोशलाइजेशन, और दूसरा है पार्टिसिपेटरी सोशलाइजेशन, जिसको आप कह सकते हैं सहभागी समाजीकरण। एक है रिप्रेसिव, दमनकारी, दमन करना है, आप नहीं मानेंगे तो जबरदस्ती आपको डंडा मार के किसी भी तरीके आपको वो मानना पड़ेगा। एक वो एक प्रकार का वो है। जैसे आप कह सकते हैं ये क्या सिखाता है आपको, ये आपको आज्ञा पालन करना सिखाता है, दूसरे किसी का सम्मान करना सिखाता है, दूसरे किसी आपको अनुशासन में रहना सिखाता है। ये रिप्रेसिव, अगर आप नहीं, जैसे हमने आपको एग्जांपल लिया, घर में अगर छोटा बच्चा है, पैर छूने की बात आप करते हैं, वही वाला एग्जांपल, नहीं छूता, फिर आपने एक झापड़ जड़ दिया, कैसे नहीं छुओगे, चलो देखते हैं तुमको, अब मारे डरन वो पैर छुएगा। ये रिप्रेसिव सोशलाइजेशन है।
जबरदस्ती का। वो नहीं चाहता पैर छूना, आपको आपने छुलवाया उससे। तो ये आपके अंदर एक आज्ञाकारिता, सम्मान, अनुशासन विकसित करने के लिए है। और कभी कभी इसको आप जोड़ सकते हैं इंसेंटिव्स फॉर डिजायर्ड बिहेवियर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई भौतिक वस्तु आप दे देते हैं, उसको कहे कि ठीक है हम तुमको मारेंगे नहीं, तुम पैर जितने लोग आएंगे पैर छूओगे तो तुमको रोज एक टॉफी देंगे, जितनी बार पैर छूओगे उतनी बार तुमको टॉफी देंगे, किंडर जॉय देंगे आपको हम। गर्ल है तो पिंक वाला, बॉय है तो ब्लू वाला। अब वो उस किंडर जॉय के इंसेंटिव्स की वजह से शायद काम कर रहा हो, डिजायर बिहेवियर जैसा चाहते हैं वैसा कर रहा हो। और यदि उससे भी नहीं मानता तो आप उसको पनिशमेंट देते हैं कि वो न चाहे, वो जो न चाहते कि पैर नहीं छूना, आप चाहते कि पैर छुए, तो एक तो इंसेंटिव दे सकते हैं कि किंडर जॉय देंगे, और दूसरा आप उसको मार सकते हैं, पीट सकते हैं, बड़ा है तो गाली दे सकते हैं, अपशब्द कह सकते हैं। ये सारी चीजें रिप्रेसिव सोशलाइजेशन के अंतर्गत है। दूसरा है पार्टिसिपेटिव सोशलाइजेशन। इसमें आप कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है या जो सोशियलाइजी है वो वॉलंटरली बिहेवियर को सीखता है ना, स्वच्छंदता से। उसमें अंदर किसी का दबाव नहीं होता, वो खुद ब खुद चीजों को सीखता है। और बहुत सारी चीजें वो सेल्फ एक्सपीरियंस से भी जानने की कोशिश करता है। उसको अनुभव हो गया कि हम पैर छूते हैं तो लोग हमको अच्छा गुड बॉय कहते हैं, गुड गर्ल कहते हैं। तो वो उस चीज के लिए उसके खुद के अनुभव इस तरह से हैं कि अच्छे व्यवहार के लोग हमको पुरस्कृत करते हैं, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस करने के लिए करता है। और यहां पर सोशियलाइजी की ऑटोनॉमी बहुत जरूरी है। आप ऊपर से दबाव डाल करके नहीं, आप उसकी ऑटोनॉमी, उसको छोड़ दीजिए, स्वच्छंद छोड़ दीजिए, जैसा वो चाहेगा वैसा सीखने की कोशिश करेगा। यहां पर रिप्रेसिव सोशियलाइजेशन को कुछ लोग पेरेंट सेंटर्ड सोशलाइजेशन भी कहते हैं, रिप्रेसिव को। क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स सोशलाइजेशन की, पेरेंट्स या टीचर सेंटर्ड कह लीजिए। विद्यालय में शिक्षक पहले क्या थे कि जैसे हम लोगों के एक सर थे, मेवालाल गुरु जी थे। तो हमको पहले हमको अंग्रेजी की मीनिंग नहीं याद होती थी जल्दी, तो वो क्या करते थे कि पेट में खूब चिकोटी जैसे पकड़ते हैं ऐसे दोनों हाथ से खूब तेज से पकड़ते थे, बहुत तेज दर्द करता था। एक दूसरे लल्लन सर थे, तो वो अगर नहीं याद होती थी तो दो उंगलियों के हाथ में पेन फंसा करके दबाते थे, खूब तेज दर्द होता था। तो ये आप कह सकते हैं कि जो पेरेंट सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड सोशलाइजेशन भी, इसका भी आप नाम दे सकते हैं। जहां पर रिप्रेसिव है, कैसे नहीं याद करोगे, और हम सुबह उठ करके जबरदस्ती का याद करने की कोशिश करते थे। और पार्टिसिपेटिव सोशलाइजेशन को कह सकते हैं कि वो चाइल्ड सेंटर्ड है, जैसा बच्चा चाह रहा वैसा सीखने की कोशिश कर रहा है। तो ये दो तरह के मोड्स हो सकते हैं, रिप्रेसिव और पार्टिसिपेटरी, या पेरेंट सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, और चाइल्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड आप सोशलाइजेशन की बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ समाजशास्त्री इसकी क्रिटिसिज्म करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एम्स के लिए तो समाजीकरण बना है, लेकिन इसकी क्या आलोचना कैसे करते हैं। एक बात यह है कि समाजीकरण की प्रक्रिया न्यूट्रल प्रयास नहीं है। न्यूट्रल मतलब आप जानबूझ करके किसी चीज को कोई चीज सिखा रहे हैं। यदि आप तटस्थ होते, जैसे कहते हैं ना कि ना मैं आपकी तरफ बोलूं ना मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ बोलूं, हम तटस्थ रहें, जो सही है उसके लिए हम बोलें। तो सोशलाइजेशन को बहुत सारे समाजशास्त्री ये नहीं मानते कि यह न्यूट्रल है, यह तटस्थ नहीं है। बहुत सारे समाजशास्त्री इसकी आलोचना करते हैं, और वो कहते हैं क्यों, क्योंकि जो इसमें सोशलाइजेशन में हमको इसलिए गाइड किया जाता है, ऐसा निर्देशित किया जाता है कि हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में डोमिनेंट कौन कौन से नॉर्म्स हैं, हमारे वैल्यूज कौन कौन से डोमिनेट कर रहे हैं। जो डोमिनेंट कल्चर है उसके अपने नॉर्म्स क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं, जम्पशंस क्या हैं, बिलीव्स क्या हैं, इस दिशा में आपका समाजीकरण किया जाता है। जैसे भी किसी ने एग्जाम्पल भी लिया कि किसी जमाने में सती प्रथा था, तो वो गाइड किया जाता था, मतलब उस जमाने की महिलाओं को जो विधवा हो जाती थी उनको गाइड किया जाता था। डोमिनेटिंग कल्चर था, पुरुष प्रधान समाज था, तो उनको गाइड किया जाता था, तुमको ऐसा करना है, और उसको अच्छा माना गया। समाजीकरण ऐसे किया जाना, तो लोग वहां पर सती प्रथा करते थे। या आज की डेट में जैसे अगर दहेज प्रथा की बात करिए, तो घर में देखिए एक परिवार है, तो सास भी किसी दूसरे परिवार से आई हुई हैं, और जो उनकी बहू है वो भी किसी दूसरे परिवार से आई हुई हैं, लेकिन दोनों में नहीं पटेगा। बहुत रेयर आपको मिलेगा कि जहां सास और बहू में पट रही हो, है ना,
पटती भी है, मैं नहीं कहता, लेकिन बहुत रेयर आपको मिलेगा कि दोनों में पट रही, दोनों बाहर से आई हुई उस घर में अपने को एडजस्ट की हुई है, लेकिन दोनों में नहीं पटेगा। वो एक सीरियल भी आता था, सास भी कबू बहू थी, सास भी कभी बहू थी, पता नहीं, ऐसे एक सीरियल आता था। तो ये एक निश्चित दिशा में आप उसको निर्देशित करते हैं, आप न्यूट्रल नहीं है, आप किसी दिशा में जो जो नाम्स आपकी सोसाइटी के, उस दिशा में आप उसको बढ़ा रहे हैं, उसी को गाइड कर रहे हैं, वैसा ही करने के लिए आप उसको प्रेरित कर रहे हैं, तो इसको न्यूट्रल प्रयास नहीं माना गया। एंड सोशलाइजेशन में रिड्यूस द प्रेजुडिस, ये आपको प्रिजुडिस काज कर सकता है। आप किसी निश्चित वैल्यू, जैसे पैट्रियार्कल समाज में, सोसाइटी में, अभी जैसे हाल ही में आपकी सोसाइटी में एक नया डिसीजन आया कि जो महिलाएं हैं वो भी अपने पिता के पैतृक संपत्ति में अपना हक ले सकती हैं, जस्ट लाइक अ सन। यदि एक लड़का है, लड़का अपने पिता के वसीयत का हिस्सेदार होता है, उसी तरह से यदि उसकी कोई बहन है तो वो भी ले सकती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले सोसाइटी में एक बार, और कभी अगर ऐसा था कि एक बार बुआ चली गई तो फिर अब कोई पूछता नहीं, फिर कब पूछा जाएगा, कभी राखी में पूछ लिया गया, या कभी अगर कोई शादी विवाह हुआ तो पूछ लिया गया, नहीं तो फिर दीदी से या छोटी बहन से या बुआ जी से कोई हमारा वैसा नहीं लेना देना है। तो ये एक पूर्वाग्रह प्रोड्यूस कर सकता है ना। सोशलाइजेशन में हमको पूर्वाग्रह दिखता है कि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि हमारे समाज में ऐसे नाम से हमको ऐसे ही बनने हैं, तो ये तो प्रेजुडिस है ना, ये तो पूर्वाग्रह है, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, उसी दिशा में आप उनको ले जाना चाहते हैं। नेक्स्ट आप कह सकते हैं लीड्स टू फॉर्म ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी। यदि आप उन्हीं सामाजिक, जैसे अभी वीर सिंह ने कहा भी कि यदि सामाजिकरण होगा तो फिर सामाजिक परिवर्तन तो होगा ही नहीं। यदि आप सामाजिकरण की प्रक्रिया को ऐसा 100% यदि आप एक्सेप्ट करते हैं तो फिर परिवर्तन कहाँ होगा? फिर तो आप उसी, भाई अगर आप उसी तरह से मानते होते कि सती प्रथा होनी चाहिए, दहेज प्रथा होनी चाहिए, या विधवा विवाह नहीं होना चाहिए, इसी पे अगर होते, तब तो अगर इसी को 100% मानते तो फिर किसी विधवा का विवाह ना होता, सारी विधवा महिलाएं सती हो जाती, जौहर प्रथा होती। तो ये एक इनजस्टिस काज करता है, सामाजिक असमानता बनाता है। जैसे हमारी सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी क्यों है? क्योंकि पुरुष अपना अधिकार छोड़ना ही नहीं चाहता। हम कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम ने, सारे पॉलिटिकल सिस्टम ने कहा कि हम 33% आरक्षण देंगे, हमको देना है महिलाओं को, और आधी आबादी को आप कह रहे हैं 33% आरक्षण देंगे, आधी क्यों नहीं देंगे भाई? और उसमें भी देखिए फिर उसमें क्या पेंच फंसा दिए कि नहीं आप महिलाओं को आरक्षण दीजिए, लेकिन कितनी बैकवर्ड महिलाओं को आरक्षण देंगे, कितनी आप शेड्यूल्ड कास्ट महिलाओं को आरक्षण देंगे, बस बिल भी गया, गया ठंडे बस्ते में चला गया, फंसा दिए। पैट्रियार्कल सोसाइटी में वो चाहते ही नहीं कि आपको देना चाहे। इसी तरह से सोसाइटी में जो डोमिनेंट कास्ट है वो अपने से नीचे की कास्ट को, अपने से नीचे की जाति को इक्वल करने ही नहीं देना चाहता। वो सामाजिकरण में यही कहता है कि अगर वही वर्ण व्यवस्था चलती होती तो आज भी यही होता कि शूद्र कभी पढ़ने के हकदार होते ही नहीं। वो तो कह दिया गया कि भाई तुम तो पढ़ने के अधिकारी है ही नहीं, पढ़ने के अधिकारी तो केवल चारों वेदों के लिए एक पर्टिकुलर कास्ट ही है, वही पढ़ेगी, दूसरा कोई नहीं पढ़ सकता। तो ये इनइक्वलिटी काज करेगा, इनजस्टिस होगा, अन्याय होगा आपकी सोसाइटी में, क्योंकि आप निश्चित दिशा में बढ़ेंगे। भाई जो पर्टिकुलर घर में जन्म लिया वही होगा। अब किसी नेता के घर में कोई नेता जन्म लिया तो नेता बन गया, दूसरा कोई नेता बन ही नहीं सकता। एक व्यवसायी घर में कोई व्यवसायी जन्म लिया तो वो व्यवसायी करता रहेगा। एक मरने वाले घर में कोई अगर राष्ट्र की रक्षा करते करते मर गया तो उसकी पूरी पीढ़ी मरते मरते लड़ते लड़ते मर जाए, यही ठीक है, दूसरा कोई रक्षा कर ही नहीं सकता। तो ये आपको इनजस्टिस, इनइक्वालिटी काज करेगी। दूसरी बात, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशियल माइनॉरिटीज, या अपनी कास्ट में आप कह लीजिए कास्टिज्म जो है, आप फिल्मों में दिखाते हैं, टेलीविजन में, एडवर्टाइजिंग में, ऐसे बहुत सारे आपको हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स दिखते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे महिलाओं को भी प्रचार का माध्यम बनाया जाता है, किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए उन्हीं को दिखाया जाएगा कि ये पर्टिकुलर कास्ट ये ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह का सोशलाइजेशन जो आप फिल्मों के माध्यम से दिखाते हैं, टेलीविजन, जैसे शायद आप लोग छोटे रहोगे, एक सीरियल आता था बुधिया, बुधिया था उसमें नीम का पेड़, शायद आप लोग नहीं देखे होंगे। खैर, तो ये जो टेलीविजन के प्रोग्राम्स हैं, फिल्म है, एडवर्टाइजिंग की जो सारी चीजें इतना रूटेड हैं कि हम स्टीरियोटाइप हमारे सामने दिखाई देता है सोशलाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान। घर में हमेशा, जैसे एक हमारे कलीग उन्होंने कहा कि उन्होंने पापा को बर्तन साफ करते हुए देख लिया,
तो उनका, अरे पापा ये आप क्या कर रहे हैं, तो मम्मी का काम है, बर्तन साफ करना तो मम्मी का काम है। ये स्टीरियोटाइप छोटे बच्चों में वो भावना ऐसी चलती चली जा रही है। तो ये इस तरह का जो सोशलाइजेशन इस तरह के हैं वो हमें इनइक्वालिटी इंजस्टिस काज करता है। उसी तरह से जो रेशियल माइनॉरिटीज हैं इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पर्टिकुलर बिहेवियर ही करेंगे। जैसे कोई एक, मान लीजिए कोई एक अगर यादव है तो उससे आप यही कह सकते हैं कि तुम तो दूध ही भैंस चराओगे। जैसे बहुत सारे टीचर्स भी कहते हैं कि किस कास्ट के हो छोटी क्लासेस में, तो वो कहेंगे कि हम यादव हैं। तो तुम क्या पढ़ने चले आए, तुमको भैंस चराओ जाके। इस तरह के जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से, किसी पर्टिकुलर ग्रुप से, किसी पर्टिकुलर क्लास से उसी तरह का व्यवहार चाहते हैं कि वो वही करे। तो ये जो एटीट्यूड है ये न्यूट्रल इंडेवर नहीं है। ये जो रेशियल माइनॉरिटीज हैं उनके साथ यही, कोई माइनॉरिटी भी है तो उनसे भी आप उसी तरह के व्यवहार करेंगे। इसी तरह कास्टिज्म का बिहेवियर टीचर में अगर आ जाता है, यदि वो टेंटेड बिहेवियर उसका रेसिज्म कास्टिज्म के है तो वो स्टूडेंट्स को डिस्क्रिमिनेटली उस तरह से करेगा। जैसे हमने आपको कई बार मिड डे मील की एग्जांपल हमने आपको बताया, आज छोटे बच्चों के हाथ में थाली पकड़ा दिया जा रहा है, लाइन में लगो खाना खाने के लिए। वो छोटा बच्चा खाना खाने के लिए लाइन में लगा हुआ है, उसका क्या सोशलाइजेशन होगा, वो क्या सीखेगा। वो चीज जो आप ये चीज दे रहे हैं, देखिए ये कहीं ना कहीं हम माल न्यूट्रिशन की हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे एक हाल में देखिए, अभी किसानों को दे दिया गया कि भाई चलो 6,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है भाई आपको हम दे रहे हैं फला, या बेरोजगारी भत्ता की बहुत लोग मांग करते हैं, आप काम मत करिए हमको भत्ता देंगे। फिर कौन काम करेगा भाई कोई। अगर इस तरह का सोशलाइजेशन हो जाए कि आपको हम बिना काम किए हम आपको इतनी सारी चीजें देंगे, इस तरह का सोशलाइजेशन, तो फिर काम कौन करेगा। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं, ये उसके कुछ क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स हैं जिसको आप उसी तरह से आप कह सकते हैं कि जो रेस है, कास्ट है या रेसिज्म है, ये सोशलाइजेशन प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। जो डोमिनेटिंग सोसाइटी में व्यक्ति होंगे वो अपने हिसाब से सोसाइटी को चलाने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी स्टूडेंट्स इन रिमीडियल क्लासेस, क्योंकि रिमीडियल क्लासेस में क्या आपने आपने क्या सोशलाइजेशन कर दिया कि रिमीडियल क्लासेस हैं, यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण होगा, जो माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट वो आकर के ले जाए तो खूब भीड़ लग जाएगी वहां, इस तरह का सोशलाइजेशन होगा। और जहां गिफ्टेड वाले क्लास होंगी, जहां गिफ्टेड लोग जा सकते हैं, वहां पर अंडर रिप्रेजेंटेशन होगा उनका, इस तरह के बच्चों का। मिडिल क्लासेस में जो गिफ्टेड क्लासेस वाले होंगे वहां पे कोई नहीं जाएगा, माइनॉरिटी वाले में खूब ज्यादा भीड़ लग जाएगी। देयरफॉर आप पनिश, अच्छा कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि आप सेम, आप अपनी सोसाइटी में देखिए कि कोई एक गलत काम कोई एक कास्ट का व्यक्ति कर दे और वही सेम गलत काम कोई दूसरे कास्ट का व्यक्ति कर दे, तो जो उस पर्टिकुलर कास्ट का व्यक्ति है वो ज्यादा दंड का अधिकारी होता है, उसको तो एक बार छोड़ भी दिया जाएगा या उसको कम दंड दिया जाएगा। लेकिन यदि वो ही वही सेम काम, सेम ऑफेंस यदि किसी दूसरे कास्ट का, किसी दूसरी क्रीड का, किसी या महिला अगर वो काम करे, जैसे हम जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए सोसाइटी में, मान लीजिए कि किसी पुरुष से तो अपेक्षा की जाती है कि वो किसी महिला के साथ गैर मतलब गैर एक्सेप्टेड शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन महिला से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। फिर उसको पता नहीं क्या क्या चरित्रहीना और बहुत सारी चीजें उसके बारे में कही जाएंगी। तो ये एक अलग एस्पेक्ट है, ये खैर एक ये दूसरा एक डिस्कोर्स का विषय है। लेकिन अगर सेम ऑफेंस कोई दो लोग काज करते हैं तो हो सकता है कि अगर ये सोशलाइजेशन इस प्रकार का हुआ और उसको स्वीकार भी कर लेगा वो व्यक्ति कि ठीक है हम तो फला कास्ट के हैं तो हम तो ऐसे हैं, हमको ज्यादा मिल जाना चाहिए, कोई बात नहीं है, इस तरह का सोशलाइजेशन हुआ है। वही बात जो अपर क्लास के अपर कास्ट के स्टूडेंट्स अगर वो सेम कमिट करते हैं तो टीचर भी उनको बहुत सारी, अगर टीचर इस तरह से काम कर रहा हो, वो किसी पर्टिकुलर कास्ट का टीचर भी प्रिपरेशन करके नहीं भी आया हो, क्लास में ठीक से नहीं भी पढ़ाता हो, तब पर भी उसका क्षम्य है, और कोई पर्टिकुलर क्लास का यदि क्लास न ले रहा हो तो तुरंत सस्पेंड हो जाएगा। ये सारी चीजें आपके आप देखते होंगे सोसाइटी में। एंड इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द वैल्यूज नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स दिस प्रोसेस रिप्रोड्यूसेस। बहुत सारे ऐसे आप वैल्यूज नाम्स को देखते हैं जो बच्चों में आप इनकलकेट करते हैं, छोटे से ही सिखा दिया जाता है कि अच्छा, जैसे बहुत लोअर कास्ट वाले, अरे बेटा हम लोग तो गरीब है ना, तो हमारे तो किस्मत में ही लिखा है, क्या करोगे यही होगा हमारे साथ, आपने उसको स्वीकार किए हैं, ये सोशलाइजेशन आपका हो रहा है। और अमीर व्यक्ति चाहे जो करे। तो सोसाइटीज आइडियाज अबाउट रेस, क्लास, कास्ट, जेंडर, इस तरह से चीजें जो इवॉल्व होती हैं सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में, हम उसी हिसाब से अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, हम वैसे ही हमारी बनती चली जाती है। तो ये कुछ उसके
दूसरी साइड है, एक तरफ तो सोशलाइजेशन हमको निश्चित रूप से हमको सम्मान करना सिखाता है, अनुशासन में रहना सिखाता है, हमको अपनी भूमिकाओं का पाठ पढ़ाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो सोशलाइजेशन की वजह से हमारे सोसाइटी में देखने को मिलता है। इसमें कुछ और विस्तृत आप चर्चा देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे मैटर्स अवेलेबल हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। नाउ अब हम अपने फिर पुराने क्वेश्चन पे आते हैं जो हमने आपसे प्री टेस्ट में, कि किस हद तक आप समझते हैं कि समाजीकरण व्यक्ति का होना चाहिए, या इसके पक्ष में या विपक्ष में यदि किसी का आर्गू है तो वो रख सकता है। देखिए, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं, ये कोई बात नहीं है, और विचार में भिन्नता होनी भी चाहिए, नहीं तो ये प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनी नहीं पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रेजेंटेशन से यदि आप अगर देखे हो तो समाजीकरण ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आपको डिसिप्लिन सिखाएगा, आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा, आपको अपने सामाजिक रोल्स को, भूमिकाओं को निर्वहन करने की बात भी सिखाता है, आप कैसे स्किल्ड पर्सन बनेंगे ये चीज भी आपको सिखाता है, आप किस तरह से दूसरों के साथ व्यवहारों में कैसे अनुरूपता आपकी आएगी, सारी चीजें सिखाता है। ये सब उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कहीं ना कहीं ये होना चाहिए, हम इसको नकार नहीं सकते, ये समाज में होना चाहिए। लेकिन यदि 100% की आप बात करेंगे, सोसाइटी में जो रूल्स, जो रेगुलेशंस, जो नियम, कायदे, कानून, परंपराएं, रूढ़ियां चलती चली आ रही हैं, यदि उसी को हम फॉलो करेंगे तो फिर ये बात गलत हो जाएगी कि प्रकृति परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, ये बात फिर नहीं हो सकती। और जब प्रकृति है तो प्रकृति में बदलाव जरूरी है, तो यदि बदलाव होगा तो निश्चित रूप से 100% सोशलाइजेशन का प्रोसेस एज सच नहीं हो सकता। अब आप लोगों की बारी, बताइए। सर लेकिन अगर जैसे पॉजिटिव सोशलाइजेशन होता रह गया तो हम वो चीजें कैसे सीखेंगे जो चीजें नहीं करनी चाहिए। क्या चीज? सर अगर हम सिर्फ पॉजिटिव सोशलाइजेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हम वो चीज कैसे सीखेंगे जो चीज गलत होती है सोसाइटी में। सर फिर गलत होगा ही नहीं ना, अगर पॉजिटिव सोशलाइजेशन हो गया तो फिर। तो फिर अवेयर कैसे होंगे उसके बारे में कि क्या चीज गलत। जानना आई थिंक जरूरी है, पर एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है। जब जानेंगे तभी एक्सेप्ट करेंगे ना, कैसे जैसे एक्सेप्ट जैसे करेंगे। सर, जैसे पहले से अगर कभी सती प्रथा ना होती हो, मतलब ना होती हो, और जैसे सर तो हम विधवा जानते ही कैसे कि पुनर्विवाह सती ना प्रथा होता है तो क्या। फिर हम उस चीज को सीखने की जब आवश्यकता ही नहीं थी। जैसे ये चीजें अगर पहले से विद्यमान ना होती समाज में तो हमें ये चीज सीखने की जरूरत ही नहीं थी कि ये क्या है, हमें इनको बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, देखिए, एक बात तो ठीक है, कैसे जानेंगे। अब यहीं पर आप कॉन्फ्लिक्ट की थियरी को ला सकते हैं। जब सोसाइटी में, और ऐसा कोई समाज हो ही नहीं सकता, उस समाज की आप कल्पना कर ही नहीं सकते जहां सब कुछ अच्छा अच्छा ही वो हो ही नहीं सकता। और जब ये बात है तो निश्चित रूप से समाजीकरण की प्रक्रिया में आपका बदलाव संभव है। अगर सारी अच्छी अच्छी ही बातें हों, सारी बुरी बुरी ही बातें हों, तो फिर तो वो प्रोग्रेसिव सोसाइटी रह ही नहीं जाएगा ना। सोसाइटी यस में सर, अगर दोनों सारी तरह के चीजें साक्ष्य, दोनों तरह के जो शक्तियां हैं, वो दोनों शक्तियां काम करेंगी, सोसाइटी को तोड़ने वाले भी और सोसाइटी को जोड़ने वाले भी। समाज की विध्वंसकारी शक्तियां भी इसी समाज में हैं और समाज की सृजनकारी शक्तियां भी इसी समाज में हैं। ये समाजीकरण को जब आप बात करते हैं सीखने की, तो क्या सीखना है, वो तो रहेगी ही रहेगी, वो आप उसको हटा नहीं सकते। आज सती प्रथा खत्म हो गई तो क्या दूसरी कुरीतियां नहीं है? आज सती प्रथा खत्म हो गई, लेकिन जैसे हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है वैसे नए नए समस्याएं हमारी सोसाइटी में आ रही हैं। और फिर उस स्थिति में आप समझिए कि क्या सोशलाइजेशन होना चाहिए, क्या नहीं सोशलाइजेशन होना चाहिए। तो केवल अच्छा अच्छा ही होना या केवल बुरा बुरा ही होना किसी भी समाज में संभव नहीं है। अच्छाई और बुराई का मिश्रण होगा, और उस अच्छाई बुराई के मिश्रण में आपको समझना पड़ेगा कि हमको अपनी जनरेशन को कैसे तैयार करना है।
हम अपनी जनरेशन को क्या सिखाना चाहते हैं, और आपको दूरदृष्टा होना पड़ेगा। आपको दूर की बातें सोचनी पड़ेंगी कि आज भी इस तरह का हमारा सोशलाइजेशन हो रहा है तो हमारी आने वाली पीढ़ी कैसी भी निकलेगी। फिर हमको कैसा बनाना है? क्या हमको वही रूढ़िवादी समाज बनाना है, या हमको प्रोग्रेसिव सोसाइटी को बनाना है? इस आधार पर तब आप अपने समाजीकरण की प्रक्रिया को जज कर सकते हैं। सर आप क्या ठीक है जी, मानते हैं आप कि कुछ 100% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या मानती हैं। सर मैंने तो बता दिया ना। नहीं, प्रेजेंटेशन के बाद ही आपका मानना है कि 100% आपको सुनना चाहिए, मानना चाहिए। हेलो। यस सर। प्रेजेंटेशन के बाद भी आपका मानना है कि 100% होना चाहिए, वही तो मैं पूछ रहा हूं। सर मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, तभी लोग चीजों को समझ पाएंगे और उसको मॉडिफाई कर पाएंगे। जब वो चीज होगा ही नहीं तो फिर